ठीक है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करते हैं। डिपार्टमेंट अकाउंटिंग में इफ अगर एक कंपनी के कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये डिपार्टमेंट ब्रांच अकाउंटिंग ये जो होते हैं ना, ये सब इंटरनल यूज के लिए होते हैं। मतलब यू वांट टू नो कि भाई हमें कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, कौन सी ब्रांच अच्छा काम कर रही है। जो आउटसाइडर्स को रिपोर्टिंग करने के लिए ये नहीं होते। तो इनका जो बेसिकली पर्पस है ब्रांच अकाउंटिंग का या डिपार्टमेंट अकाउंटिंग का, वो है प्रॉफिट लॉस पता करना। ठीक है, अब ब्रांच अकाउंटिंग में अगर हमारे एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट अकाउंटिंग में एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, तो हम हर एक डिपार्टमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग बनाते हैं, ट्रेडिंग पीएल अलग बनाते हैं। बेसिकली इंटरेस्ट भी है कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छे पैसे कमा के दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा। जो लॉस मेकिंग डिपार्टमेंट्स है उनको बंद कर देंगे, बेसिकली ये रहता है। ठीक है, हाँ, उस ध्येय से होता है। देखो इसमें ज्यादा थ्योरी की बात है नहीं, तुमको नॉर्मली ये मिसलिनियस इलस्ट्रेशन दे रखा है। गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एचओ, ये एक ना एचओ से डिपार्टमेंट, गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट पी टू क्यू एट अ प्राइस 50% अबव कॉस्ट। एक डिपार्टमेंट से, अब 4-5 डिपार्टमेंट है, तो हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सामान भेज रहा होगा, है ना। हाँ, अगर एक दूसरे से खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स, और एक दूसरे से नहीं खरीदते, बाहर से खरीद के माल बेचते हैं, तो उनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स। इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स होना तो सिंपल, उस डिपार्टमेंट का पीएल बना दो, उस डिपार्टमेंट का पीएल बना दो। डिपेंडेंट हो, एक दूसरे से खरीदते हैं, तो डिपार्टमेंट ए ने बेचा, वो अपना बेचा टाइप दिखाएगा, है ना। दूसरे ने खरीदा, वो अपना खरीदा टाइप दिखाएगा, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट से खरीदा। लेकिन जोड़ के जब टोटल बनाने बैठेंगे ना, उस समय क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो स्टॉक रिजर्व पड़ा रहता है ना, जिस डिपार्टमेंट ने खरीदा, जैसे ये एबीसी 3 है ना, इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो, एबीसी 3 डिपार्टमेंट्स है, तीनों की अपनी अपनी परचेज है, तो इनका ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे तो कोई परेशानी थोड़ी है। ट्रिपल कॉलम ट्रेडिंग पीएल बनेगा, जैसे नॉर्मली बनता है ट्रिपल। अगर या तो 3, मैं तो करता ये था कि 3 बनाता था। मैं कॉलमनर बनाने में भी ना मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है, घिची पिची हो जाता है। तो ऐसा ट्रिपल कॉलम बना लेंगे। अब परचेज, हाँ भाई अभिजात, परचेज तीनों के आगे यहाँ पर देखो, ठीक है, परचेज। अच्छा, ये परचेज यूनिट्स दे रखे हैं। हाँ, तो ये ना एक टिपिकली मैथ का एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है बेसिकली। ये कह रहा है 6 लाख रुपए की परचेज करी, इतनी इतनी यूनिट्स, लेकिन कॉस्ट था उनका 6 लाख, ठीक है, टोटल। अब हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए यूनिट थोड़ी चाहिए, परचेज का अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट डिराइव करना है। यहाँ पर सेल की भी यूनिट्स बता दी इसने, और सेल का रेट भी बता दिया, तो सेल का तो वैल्यू आ गया। तो चलो ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ और उसमें सेल का वैल्यू लिख लो। अब नीचे फिर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक, उसकी भी यूनिट्स बता रखी है, यूनिट्स का कोई काम नहीं है, अमाउंट ही लिखना होता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको ना समझ लेते हैं। अब इसमें एक ही कैच पॉइंट है, वो इसके नीचे जो लिखा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एज्यूमिंग दैट रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, यानी जीपी का रेट, जीपी रेट सबके लिए बराबर है। माने जीपी रेट ए का भी उतना ही है, बी का भी उतना ही, सी का भी उतना ही, जीपी का रेट सेम है। तो इसमें ना कैच पॉइंट ये रहता है कि रेट, सेल प्राइस गिवन है 40 रुपए के रेट से, 40 रुपए के रेट से जितना सामान ये जो खरीदा था इन्होंने ओपनिंग 6,000, 12,000, 14,400, अगर इन्होंने अपने अपने सेल रेट से बेचा होता है, तो कुल मिला के तुम्हें पता लगेगा कि ये 15 लाख में बिकता। ठीक है, 15 लाख में बिकता और खरीदा था 6 लाख में। इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट का रेट पता लग गया कि 9 लाख रुपए कमाए। ग्रॉस प्रॉफिट होता है 9 लाख रुपए, विच इज 60%।
है ना, समझ में आया। तो अब ये जो 40 रुपए में बेच रहा है उसका कॉस्ट कितना है, 60% तो जीपी है इसमें, तो कितना कॉस्ट है, 16 रुपए कॉस्ट है ना, 40% कॉस्ट है। वरुण बात समझ में आई? यस सर। हाँ ठीक है, तो इस तरह करके इसका कॉस्ट निकाल लेंगे तीनों का, तो तुम्हारी परचेज की फिगर निकल गई, पर यूनिट कॉस्ट आ गया, नंबर ऑफ यूनिट है, परचेज की फिगर निकल गई, और इसी तरह ये जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी फिगर भी निकल गई। तो सेल भी निकल गया, परचेज भी निकल गई, क्लोजिंग स्टॉक भी निकल गया, ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, काम खत्म, बन गया ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक भी है, हाँ ओपनिंग स्टॉक भी है, हाँ ओपनिंग स्टॉक है ना, वो ओपनिंग स्टॉक इसलिए है कि तुम या तो जीपी निकाल के लिख दो, या फिर तुम देखोगे इस बार इन्होंने खरीदी तो 6000 यूनिट और बेच दी 6120, और 600 बची हुई भी है ना, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक था 720 का, है ना। जीपी के रेट से जीपी लिख देंगे, है ना। तो ओपनिंग भी मिल गया, क्लोजिंग भी मिल गया, रेट अब कुछ नहीं बताया, तो जो ओपनिंग का कॉस्ट था उसी रेट से लेना है, जो परचेज का रेट है उसी रेट से, या फिर जीपी की फिगर लिखोगे ना तो ये फिगर डायरेक्टली आ जाएगी, क्योंकि जीपी का तो तुम्हें पता ही है 60% जीपी है, सेल प्राइस आ गया उसका जीपी लिख दो 60%, है ना। तो ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स टाइप का क्वेश्चन है, एक पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट, इतने सारे टेबल जो बना रखे हैं, डोंट सी द आंसर, तुम आराम से वर्किंग नोट में अपने किस्म से दिखा दो, ये देखो बेफजूल के इतने सारे टेबल बना रखे हैं इन्होंने। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है ना, 3 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में क्वेश्चन अलग अलग किस्म के है, देखो 4 नंबर क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है ना 3 डिपार्टमेंट की फिगर दे रखी है, एक्स वाई जेड 3 डिपार्टमेंट है, तो ये हमेशा ही ना ट्रेडिंग पीएल बनाने को बोलेगा डिपार्टमेंट में, क्योंकि डिपार्टमेंटल ब्रांच अकाउंटिंग का मेन फोकस प्रॉफिट पता करने में है, इट इज ऑलवेज दैट, है ना। हाँ तो हमने क्या करना, 3 डिपार्टमेंट है, तीनों का या तो 3 टी बना लिए या ट्रिपल कॉलम एक सिंगल टी बना लिया, मैं 3 टी बनाता, अगर ये स्पेसिफिकली बोल दे कॉलमनर बनाओ तो बनाता हूँ, अदरवाइज ना मेरे को थोड़ा लगता है कि बिल्कुल कंजेस्टेड हो जाएगा, तो तुम या तो पेपर को ऐसे करके ले लो, है ना, ऐसे करके लेके फिर बना सकते हो। तो 3 ट्रिपल कॉलम टी बनाओ, ओपनिंग स्टॉक ठाए लिख दिया, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, डेटर्स लिखने नहीं होते ट्रेडिंग पीएल में, सेल की फिगर लिखनी होती लिख दी, क्लोजिंग स्टॉक गिवन ही है, फर्नीचर का वैल्यू लिखना नहीं होता, फ्लोर स्पेस लिखना नहीं होता, है ना, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ये सब दूसरे दूसरे कामों के लिए दे रखे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इन यूनिट्स है तो इसका वैल्यू दे देगा बाद में। अब ये जो नीचे फिगर दे रखी है ना, बैलेंसेस ऑफ अदर रेवेन्यू आइटम्स इन द बुक्स, तो कैरिज इनवर्ड इसको बांटना है तीनों में, कैरिज इनवर्ड को परचेज के रेशियो में बांटेंगे, है ना, ये कॉस्टिंग की तरह की चीज हो गई, कॉस्टिंग की तरह की चीज हो गई, है ना। हाँ कॉस्टिंग में जैसे बांटते ना सर्विस डिपार्टमेंट उसमें, तो कैरिज इनवर्ड को परचेज के रेशियो में बांटेंगे, कैरेज आउटवर्ड को सेल्स के रेशियो में बांटेंगे, सैलरी को नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे रखे तो उस हिसाब से बांट देंगे, एडवर्टीजमेंट को सेल्स के रेशियो में बांट देंगे, डिस्काउंट अलाउड है ना, हमने डिस्काउंट दिया सेल्स के रेशियो में, डिस्काउंट रिसिव्ड परचेज के रेशियो में, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है, तो रेंट रेट्स ना ये जो फ्लोर स्पेस था ना उससे बांटते हैं, हाँ उस रेशियो में बांटेंगे, कॉस्टिंग की तरह का हो गया, एंड थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व रहता है तो इनको ध्यान से करना होता है, डिप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर और वैल्यू ऑफ फर्नीचर दे रखा था, है ना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ये दे रखा है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम हुई, है ना, हाँ तो बांटेंगे, क्या दिक्कत है, क्यों भाई। लेकिन क्या है बांटने में ना, ये अब ठीक ठाक लंबा सा क्वेश्चन हो गया, अब इतनी सारी आइटम्स बांटने को दे दी 10-12 आइटम, तो फोकस आराम से रख के इनको ना बिल्कुल फोकस्ड रह के जल्दी करना होता है, जल्दी करना मजबूरी है, और अगर हम हाँ भाई तेरी ये फिगर आई, हाँ भाई तेरी ये फिगर आई, ऐसे करने से तो फोकस नहीं रहता फिर आदमी का, अपने आराम से करते रहो, कैलकुलेटर तुमको अलाउड ही है, ठीक है, हाँ आराम से करते रहना है।
ऐसे ही है, 5 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही है। ओपनिंग स्टॉक, ये ना बड़ा स्पेसिफिकली थोड़ा फिगर डिफरेंट दे रखी है। परचेज ऑफ गुड्स है ना, परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड बी टू ए, बी टू ए मतलब बी ने भेजा ए को, तो बी में क्रेडिट होगा, ए में डेबिट होगा। नीचे वाला ए टू बी, वो ए में क्रेडिट होगा, बी में डेबिट होगा। हाँ, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है, किसने भेजा और किसने लिया, है ना। उसके बाद इनका ना प्रॉफिट का रेशियो वेशियो दे रखा है, जिससे शायद इसका जीपी निकल के आएगा। ठीक है, क्या लिखा है, सीडी। ठीक है, मतलब करोगे ना तो इनको ना देख के मेरे को इसका स्पेसिफिकली डाउट पूछना। बेसिक थीसिस यही होती है कि डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग पीएल बनाना होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन दे रखा है, 6 नंबर, देखो 6 नंबर क्वेश्चन है ना। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें कुछ कुछ फिगर दे रखी है, और इसमें वो जो है ना डिपार्टमेंट, इसने उसको भेजा, उसने इसको भेजा, तो इससे एक टेबल बना के अपने को और फिगर ड्राइव करनी होती है बजट बनाने की तरह से। किसने किसको कितने रुपए का सामान भेजा, और किसका किससे आया हुआ कितना बचा हुआ है, ये देखना होता है। ठीक है, इसको तुम मतलब करना मैं यहाँ पर नहीं करवा रहा, बट इसमें ना स्पेसिफिकली रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल बनाना होता है। स्पेसिफिक क्वेश्चन के जो डाउट है वो तुम पूछोगे, है ना, तो हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन जैसा दे रखा होता है ना, असल में इसकी अप्रोच ये रहती है कि क्वेश्चन के अंदर जो डायरेक्टली अवेलेबल फिगर होती है उनको आराम से लिख लो। कुछ न कुछ फिगर में इन्होंने टेक्नोलॉजी डाल रखी होगी, अदरवाइज डायरेक्टली गिवन फिगर होती है, उनको लिख लोगे तो बाकी की फिगर डिराइव होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, हाँ, पूरे क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के घबराते मत रहो। अब ये जो 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है ना, ये भी बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन आता रहता है कभी कभी। इसमें तुमको स्टॉक एंड डेटर मेथड में ब्रांच अकाउंट होती है ना, वैसा सा क्वेश्चन है ये। स्टॉक एंड डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड में हम क्या खोलते हैं, एक स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट खोलते हैं। स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट का ही और एक नाम मार्कअप अकाउंट है। मार्कअप है, मार्कअप है ना, माने लोडिंग। तुम उसको लोडिंग अकाउंट नाम दे दो, स्टॉक एडजस्टमेंट नाम दे दो, मार्कअप अकाउंट नाम दे दो। और मार्कअप अकाउंट में ही उसका रेट कम करना हो तो मार्कडाउन करते हैं। तो मार्कअप मार्कडाउन यहाँ वर्ड यूज किए हैं। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को तुम करना चाहो तो मैं तुम्हें अभी करा देता हूँ, थोड़ा देख लो इस क्वेश्चन को, स्पेसिफिकली देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें इसमें क्या बोला है कि एक खादी, एक कंपनी के 2 डिपार्टमेंट है, एक खादी है एक सिल्क है। तुम्हें सिर्फ जैसे स्टॉक एंड डेटर मेथड में हमें हर एक डिपार्टमेंट का या ब्रांच का 5-6 अकाउंट खोलने होते हैं, 6 अकाउंट खोलने होते हैं। एक स्टॉक अकाउंट, एक एक्सपेंस अकाउंट, एक पीएल अकाउंट, एक डेटर्स अकाउंट, एक कैश अकाउंट और एक स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट या मार्कअप अकाउंट। यहाँ पर तुम्हें 2 ही अकाउंट बनाने को बोला है, मतलब खादी के 2 अकाउंट बनाओ, स्टॉक एंड स्टॉक एडजस्टमेंट, सिल्क के भी स्टॉक एंड स्टॉक एडजस्टमेंट। ठीक है, तो 4 टी बनाएंगे, बनाओ जरा 4 टी, देखो। हाँ भाई, सभी लोग बनाओ जरा, एकदम 1 सेकंड में बनाएंगे 4 टी। 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाएंगे, टी बनाने में टाइम थोड़ी लगाना। देखो ये खादी 2 टी ये बन गए और 2 टी ये बन गए, इतना ही काम, इतना ही टाइम लगा ना बस। इसके ऊपर एक के लिए लिख लो के फॉर खादी एंड एस फॉर सिल्क। ठीक है, 4 टी बना दिए। उसके बाद में ये कहता है कि हम अपने ब्रांच में जैसे सामान भेजते हैं 100 रुपए वाले को 150 में भेजते हैं, तो इसी तरह ये कहता है कि मार्कअप करते हैं, है ना। मार्कअप, खादी का मार्कअप कितना है, द रेट ऑफ मार्कअप फॉर खादी इज 33 1/3% ऑफ कॉस्ट, है ना। सेल प्राइस का 1/4 हो गया,
और कॉस्ट का 1/3, एंड सिल्क का करते हैं 50% ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हाँ सही है, देख रहे हो? हाँ भाई, ये देखो ये जो लिख रखा है? हाँ। अब तुम्हें बता रहा है कि स्टॉक ऑन फर्स्ट एट कॉस्ट, मतलब ओपनिंग स्टॉक था खादी का 10,500 रुपए का है, तो 10,500 रुपए का एट कॉस्ट है, लेकिन हम खादी में 33 बढ़ा के लिखते हैं, तो उस हालत में इसका कितना हो जाएगा? ये कितना है 20, हाँ इसका 1/3 बढ़ाना पड़ेगा ना, 1/3 और जोड़ना है। तो अब तुम्हें बताऊं, इसमें ना नीचे पॉइंट नंबर 1 भी पढ़ लो साथ साथ में, पॉइंट नंबर 1 है? लेकिन तुम एग्जाम में तो पढ़ नहीं पाओगे पॉइंट नंबर 1, तुम आराम से इसको लिखो 14,000, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में पता लगा अच्छा वो 14,000 नहीं, उसने ना पहले ही मार्क डाउन किया हुआ था, तो काट के फिगर लिख देना। तुम कितना लिखते हैं अभी? 14,000 लिखते ना, लेकिन उसने पॉइंट नंबर 1 में बताया हुआ है कि पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन के टाइम में कुछ सामान इनको थोड़ा सा गड़बड़ मिला था, तो इन्होंने 14,000 वैल्यूएशन नहीं किया था, 1,260 रुपए कम करके वैल्यूएशन किया था, तो ओपनिंग स्टॉक फिर 1,260 रुपए कम करके लिख दो, लोडिंग कम कर दी थी मतलब, तो हमने अभी लोडिंग जोड़ी 3,500, उसको भी कम कर देंगे। ठीक है, मतलब हम नॉर्मली लिखते ये 14,000, नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक लिखते 14,000, किसी को डाउट है क्या? हाँ भाई 14,000 लिखते, और ये मार्कअप अकाउंट में 3,500 रुपए क्रेडिट करते। अब ये नीचे पॉइंट नंबर 1 में कह रहा है कि 1,260 रुपए से इनको मार्क डाउन किया हुआ था, तो ये जो 3,500 रुपए है, ये 3,500 नहीं है, 1,260 कम कर दो, कितना हो गया? 2240 है ना? हाँ, और ये भी 1,260 से कम कर दो, 14,000 वाली फिगर को भी। ठीक है, एग्जाम में वापस काट के लिखोगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से काट के लिख सकते हो, तुम्हारी फिगर अल्टीमेटली सही होनी चाहिए। तो ओपनिंग स्टॉक आ गया भाई। अब इसी तरह से सिल्क का ओपनिंग स्टॉक है, वो 18,600 रुपए है, वो 50% बढ़ाना है। 18,000 का कितना हो जाएगा? 27,900। और जितनी लोडिंग करी वो स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दो। फिर परचेज का भी ऐसे ही है, ये देखो परचेज जितना है ना, ये परचेज भी एट कॉस्ट ही है, 75,900 रुपए का खादी के लिए परचेज किया है, उसमें 1/3 जोड़ दो, आज जितनी लोडिंग है वो नीचे ले आओ। कर रहे हो भाई? अभिजात कर रहे हो? टी बनाया? यस सर, कर रहा हूँ सर, सारा कर रहा हूँ। हाँ, पर दोनों की परचेज लिख लो, एक में 1/3 जोड़ दो, दूसरे में 50% जोड़ दो। इसी तरीके से सेल है, तो सेल ही है, इसमें कोई मार्कअप वार्कअप नहीं होता, सेल क्रेडिट कर दो स्टॉक अकाउंट में। स्टॉक एंड डेटर मेथड में, क्या होता है, स्टॉक अकाउंट जो है वो स्टॉक अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट दोनों ही फिगर सेल्स वैल्यू में होती है ना? ये सिंपली, तो सेल की फिगर तो है ही सेल्स वैल्यू में, सेल्स के रेट पे ही है वो। तो ऊपर वाला टेबल तो खत्म हो गया, ये 3 फिगर खत्म हो गई, पॉइंट नंबर 1 भी खत्म हो गया। पॉइंट नंबर 2 देखो क्या बोलता है। पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि 6,900 रुपए का स्टॉक खादी के लिए खरीदा था। एक्चुअली खादी के लिए खरीदा था क्या, मतलब खरीद के लाए थे, सोचा खादी के लिए, तो खादी में डाल दिया, लेकिन बाद में ना वो
एंट्री किए बिना ही सिल्क में ट्रांसफर हो गया था, ऐसे कह रहा है। देखो, सर्टेन स्टॉक ऑफ वैल्यू 6900 परचेज्ड फॉर खादी डिपार्टमेंट वेयर लेटर इन द ईयर ट्रांसफर टू सिल्क डिपार्टमेंट। सिल्क में ट्रांसफर हो गया था वो सामान, फिजिकली सिल्क वाले डिपार्टमेंट में चला गया था। तो तुम खादी में से कम करो, फिर तुमने तो सारा खादी में डेबिट कर रखा है, तो खादी में कम कर दो। 6900 को खादी में कितना लिखा होगा तुमने? 6900 में 1/3 जोड़ा होगा, है ना? तो वो स्टॉक रिमूव कर दो वहां से। परचेज जैसे किया था ना, वो परचेज कैंसिल कर दो। 2 परचेज लिखा था, है ना, तो बाई परचेज लिख दो। ठीक है, बाई परचेज लिखना है, ऐसा नहीं बाई सिल्क अकाउंट नहीं लिखना, सिल्क में ट्रांसफर किया ऐसा नहीं, भाई परचेज ही कम हुई, ऐसा लिखना होता है। तो एंड ये इसकी जो लोडिंग थी वो भी लोडिंग में से रिमूव कर दो। लोडिंग में 2300 रुपये डेबिट कर दो। समझ में आ गया भाई? स्टॉक अकाउंट के अंदर कितना? 6000 9000 कितना? 10200 9200 है, वहां से रिमूव कर दिए और 2300 रुपये रिमूव कर दिए लोडिंग में से। अब यही स्टॉक खादी के पास पहुंचेगा तो वो 50% लोडिंग के साथ करता है, वो लिखेगा टू परचेज 6900 प्लस 50%। इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि खादी से सिल्क में जा रहा है, ऐसा नहीं है। परचेज होके बाहर से आ रहा है और वो सिल्क में आ रहा है, हमने गलती से खादी में लिख दिया था, ऐसे हो रहा है। इसकी डबल एंट्री सेम वैल्यू में नहीं होगी। ठीक है, हाँ, तो खादी वाले सिल्क वाले ने अपने यहाँ पर परचेज ले लिया, टू परचेज स्टॉक अकाउंट के अंदर कितना लिया? 10,350 लिया, और उसमें जितनी लोडिंग है 3450 वो लोडिंग में क्रेडिट कर लो। कुल मिलाकर 10,350 में वो बिक भी गया कह रहा है, वो खादी में ही सिल्क में ही बिका भी है और 10,350 में बिका, कोई टेंशन नहीं है। तो मतलब इस पॉइंट में ये कह रखा था कि कुछ सामान खरीदा हमने गलती से खादी में डाल दिया जबकि वो सिल्क में जाना था, तो हमने खादी से हटाया और सिल्क में डाल दिया। और तुम्हारी कंफ्यूजन खत्म करने के लिए उसने बाद में बताया कि वो सिल्क में ही बिका भी था और इतने में ही बिका था। भाई ठीक है, काम खत्म। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है देखो, ड्यूरिंग द ईयर टू प्रोमोट सेल्स द गुड्स वेर मार्क्ड डाउन एज फॉलोज। ठीक है, अब मतलब मार्कडाउन का मतलब होता है, मार्कडाउन पे ना तुमको एक पॉइंट बताता हूं कि कितने रुपए के गुड्स पे रेट घटाए थे वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमें रेट का जब अमाउंट ही दे रखा है, उन्होंने बोला जी 360 घटाए थे, तो वो 1 पे घटाए चाहे 2 पे घटाए चाहे 10 पे घटाए, क्या फर्क पड़ता है? 360 रुपए से खादी का स्टॉक मार्कडाउन हुआ था। ठीक है ना, माने हमने सोचा था कि ये इसका वैल्यू रहेगा 1000, बाद में 360 रुपए कम कर दिया, तो हमने जितना सोचा था स्टॉक में डेबिट कर रखा होगा, अब स्टॉक में क्रेडिट कर दो 360 से, खादी के स्टॉक में क्रेडिट कर दो 360 और मार्कडाउन वाले फोगर वहां पर डेबिट कर दो, क्यों कम कर दिया 360 रुपए से, और इसी तरीके से वो 2000 रुपए से कर दो सिल्क में। सिल्क में 2000 रुपए से स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट कर दो और मार्कअप अकाउंट को डेबिट कर दो। सही है, हाँ। तो इसके यही ट्रीटमेंट होता है हमेशा, मार्कडाउन करने से यही ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, हाँ, स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, मार्कडाउन अकाउंट में डेबिट कर देते हैं मार्कडाउन। फिर अगर ये सामान जितना मार्कडाउन करके जो रेट आया ना उतने में बिक चुका होता, झंझट ही खत्म हो जाता। लेकिन थोड़ा सा पंगा हो गया कि खादी वाला तो कह रहा है ऑल द मार्कडाउन वेर सोल्ड, लेकिन सिल्क में जो मार्कडाउन वाला था ना उसमें से आधा सामान बचा हुआ है। देखो 10,000 रुपये पर 2,000 रुपये मार्कडाउन किया था, उसमें से
5,000 का सामान बचा हुआ है जिसपे 1,000 रुपये मार्कडाउन किया हुआ है, ऐसा सामान बचा हुआ है। माने अगर तुम्हें बोले कि सिल्क के अंदर 25,000 रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है, 25,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, अब तुमने अभी जो स्टॉक अकाउंट बनाया ना उसमें तुमने 2,000 से क्रेडिट कर दिया ना उसको, सिल्क को। तो ये अब करने के बाद सपोज करो उसके अंदर स्टॉक बचा हुआ 25,000 का। अब 25,000 में लोडिंग कितनी है ये देखनी है, क्योंकि स्टॉक एट कॉस्ट तो है नहीं, वो तो मार्कअप प्राइस पे है। तो उसमें लोडिंग कितनी है, सुनो मेरी ध्यान से, इसके अंदर अभी अगर तुम बैलेंसिंग करो और स्टॉक निकले 25,000, तो अगर ये मार्कडाउन नहीं किया होता तो ये 26,000 निकलता ना। मार्कडाउन हमने 1,000 रुपए से मार्कडाउन किया हुआ, नहीं तो 26,000 निकलता वो। तो क्या करना होता है, जो तुम्हारा अब देखो, चलो तो तुम्हें ये पॉइंट मैं बाद में बताता हूं बाकी की बात। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है। At the time of stock taking on this, it was discovered that khadi cloth of cost 360 was missing, and it was decided that the amount be written off. 390 रुपए जिनका कॉस्ट था, इतना स्टॉक जिनका कॉस्ट था 390, इतना स्टॉक मिसिंग है खादी में, तो उसको स्टॉक अकाउंट में तो ज्यादा मार्कअप करके लिया होगा ना, 520, तो 520 से स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट कर दो, है मिसिंग स्टॉक, ये लिख दो बस, मिसिंग स्टॉक। जब भी कभी कंफ्यूजन हो ना क्या लिखूं, बाय क्रेडिट करूं बाय व्हाट, जो फिगर फैक्ट है वो लिख दो। अब मिसिंग स्टॉक का लॉस तो 390 है ना, असल में 390 रुपये ही कॉस्ट था। हमने स्टॉक अकाउंट में लोडेड था तो स्टॉक अकाउंट से लोडेड प्राइस पे रिमूव किया, तो उसकी जो लोडिंग होती है ना वो मार्कअप अकाउंट में डेबिट करते हैं। ठीक है, डेबिट कर दो। कितनी लोडिंग थी, है 130, डेबिट कर दो। वो भी लिखो मिसिंग स्टॉक, लोडिंग ऑन मिसिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहां तक ये पॉइंट खत्म हो गया। अब ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया, इनफैक्ट क्वेश्चन भी खत्म हो गया। स्टॉक अकाउंट खादी का अपने आप टैली हो जाना चाहिए, और जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो क्लोजिंग स्टॉक है। खादी का तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक दे नहीं रखा था, ओपनिंग था, परचेज था, सेल था। जो बैलेंसिंग फिगर है वो खादी का क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, और जो मार्कअप अकाउंट है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो जीपी है। लेकिन हमने एक चीज सीखा था वहां पर कि क्लोजिंग स्टॉक का जो लोडिंग है ना, क्लोजिंग स्टॉक में जो लोडिंग है उतने का हमें स्टॉक रिजर्व बनाना होता है। ठीक है, हाँ, तो इसलिए हम मार्कअप अकाउंट को अभी बैलेंसिंग नहीं करेंगे, स्टॉक एडजस्टमेंट की तरह उसमें क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे और फिर उसका मार्कअप डेबिट कर देंगे। ठीक है, स्टॉक रिजर्व, तो पहले स्टॉक निकालो कितना खादी का, देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना है। खादी का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, खादी का क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा 8,260 रुपए है ना। 8,260 रुपए ना लोडेड प्राइस पे है ये। और तुम्हें क्वेश्चन में बोला था कि जो डिस्टर्बिंग स्टॉक था ना जिसमें मार्कडाउन वार्कडाउन किया था वो बिक चुका है ना। हाँ, तो इसका मतलब 8,260 रुपए जो है ये सेल्स प्राइस पे है, तो इसका 1/4 इतना लोडिंग है। 33 1/3% ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 25% ऑन सेल्स। तो कितना बना 2065 इतनी लोडिंग है। ये स्टॉक रिजर्व अकाउंट में या मार्कअप अकाउंट में डेबिट कर दो, लिखो स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व। एंड मार्कअप अकाउंट को आप डेबिट बैलेंस कर देंगे, बाद में कर लेना कोई बात नहीं, उसमें जो आएगा वो जीपी है, खादी का जीपी निकल गया वो। इसी तरह से तुम स्टॉक
की बैलेंसिंग फिगर निकालो सिल्क की। सिल्क स्टॉक निकालो, सिल्क का स्टॉक। हाँ, सिल्क का स्टॉक है 51,350, लेकिन ये ना 1000 रुपए के मार्कडाउन के बाद है। इसमें ना 5000 का ऐसा स्टॉक है जिसमें हमने 1000 रुपए से मार्कडाउन किया हुआ है। अगर हमने वो मार्कडाउन नहीं किया होता तो ये स्टॉक कितना होता फिर 52,350। तो हमेशा ना यही करना है कि जो मार्कडाउन करी हुई स्टॉक है और बचा हुआ, मार्कडाउन किया और फिर बचा हुआ भी है, उतना वैल्यू इसमें वापस ऐड करके नॉर्मली वैल्यू कितना होता है ऐसा निकाल लेना होता है। तो 52,350 होता। उस 52,350 में लोडिंग का रेट क्या रहता है अपना? तो 100 रुपए के सामान को 50 रुपए लोडिंग होती है, तो 150 है, यह 150% है, 150%। तो डिवाइडेड बाई 3, 52,350 डिवाइडेड बाई 3, इतनी लोडिंग होती, लेकिन हमने 1000 रुपए से कम कर रखी है। तो 52,350 डिवाइडेड बाई 3 कितना बनता है? 17,450, जिसमें 1000 रुपए हमने ऑलरेडी कम करे हुए हैं। तो 16,450 रुपए इसकी लोडिंग है। हाँ भाई वरुण, बात समझ में आई है? जी सर। हाँ, ये 16,450 क्या करना होता है, जो स्टॉक है उसको नॉर्मल में पहले करना होता है। मैंने मार्कडाउन ऑलरेडी किया हुआ है, मार्कडाउन नहीं किया होता तो ये 52,000 होता, 52,350। और उस हालत में लोडिंग होती इतनी 17,450, 1000 रुपए से कम करा तो 16,450 में लोडिंग है। उस लोडिंग को हम क्या करते हैं, मार्कअप अकाउंट में डेबिट कर देते हैं स्टॉक रिजर्व के नाम से। यहाँ पर बैलेंस सीडी लिखा हुआ है, ये इसको स्टॉक रिजर्व बोलते हैं। तो बाकी की जो फिगर है वो है पीएल, सही है। हाँ, तो ये बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अब हम लोग इसको भी सेव कर लेते हैं। क्वेश्चन खत्म हो गया ना, चैप्टर खत्म हो गया, इसको भी सेव कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर में